बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एक ऐसा मुल्क जिसके रहने वालों ने आज़ादी के लिए 2 बार कुर्बानियां दी, एक बार पाकिस्तान बनाने के लिए और एक बार अपना खुद का मुल्क बनाने के लिए। लेकिन आज इतने साल बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी बांग्लादेशी अवाम आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रही है। बांग्लादेश जो पिछले इतने सालों से अपनी तेजी से होती हुई तरक्की की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ था, आज अपने दंगे फसाद और मारधार की वजह से सवालिया निशान खड़े कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश की अवाम है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की पुलिस और हुकूमत। एक तरफ बांग्लादेश की अवाम कह रही है कि शेख हसीना इस्तीफा दो, तो दूसरी तरफ शेख हसीना कह रही है कि ये सब अमेरिका की साजिश है। जी हाँ, शेख हसीना ने ओपनली बांग्लादेश की पार्लियामेंट में अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया है कि वो रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इनके अल्फाज कोट करता हूं, They are trying to eliminate democracy and introduce a government that will not have any democratic existence। यानी अमेरिका बांग्लादेश में से डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहा है और एक करपुतली हुकूमत बिठाना चाह रहा है। अब ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ना शेख हसीना की तरफ से अमेरिका पर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बांग्लादेश की आवाम क्या चाह रही है, और लास्टली ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है शेख हसीना की तरफ से अमेरिका पर, क्या ये सिर्फ इल्ज़ाम है या इसमें हकीकत भी है। ये सब आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से लेकर पॉलिटिक्स तक, इकोनॉमिक्स से लेकर करंट अफेयर्स तक सब चीज़ों के बारे में ऑथेंटिक और कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बांग्लादेश की आवाम क्या चाह रही है, और इस बात को जानने के लिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो देखिए 1971 में जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश के बनने के कुछ वक्त बाद ही आर्मी ने बांग्लादेश की लगामें अपने हाथ में ले ली और तकरीबन 15 सालों तक अपने हाथ में रखी। लेकिन फिर साल 1990 में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उस वक्त के प्रेसिडेंट और मिलिट्री ऑफिसर हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ इस तरह बांग्लादेश की पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन मसला ये था कि इलेक्शंस कैसे करवाएं, क्योंकि बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह पॉलिटिकल पार्टीज की बिल्कुल नहीं बनती, ये एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। इसलिए ये बात गौर से सुनिएगा, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वक्ती तौर पर इलेक्शंस करवाने के लिए बांग्लादेश को डिक्टेटरशिप के ट्रैक से डेमोक्रेसी के ट्रैक पर चढ़ाने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो केयर टेकर गवर्नमेंट से मुराद है एक ऐसी टेम्पररी न्यूट्रल गवर्नमेंट जिसका मकसद होता है वक्त पर साफो शफाफ इलेक्शंस करवाना। तो 1990 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई और फिर इस केयर टेकर गवर्नमेंट की निगरानी में 1991 के इलेक्शंस हुए, जिसमें बेगम खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फातेह ठहरी और बेगम शेख हसीना की अवामी लीग हार गई। फिर क्या, ये दोनों पार्टीज, ये दोनों बेगम्स आपस में लड़ती रहीं और लड़ते लड़ते भूख लगी, मजाक कर रहा हूँ, लड़ते लड़ते 1996 के इलेक्शंस आ गए। अब इन दोनों पार्टीज को तो एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और अवामी लीग ने, ये बात गौर से सुनिएगा, 1996 में अपोजिशन में होने का फायदा उठाकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर प्रेशर बनाया और केयर टेकर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। यानी हर इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का बनना जरूरी है, केयर टेकर गवर्नमेंट की निगरानी में हर इलेक्शंस होंगे। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं है कि सिर्फ पार्टीज ने मिलकर बातचीत की और केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो ना माने वो गद्दार। लेकिन फिर 15 साल बाद 2011 में वो अवामी लीग जो एक वक्त पहले इस बात पर जोर दिया करती थी कि एक साफो शफाफ इलेक्शंस के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट का बनना जरूरी है, इसकी हुकूमत में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस केयर टेकर गवर्नमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया।
अब ये क्यों किया गया इसको तो आगे जाकर हम थोड़ा जान लेंगे। अब बात यह है कि आज के वक्त में बांग्लादेश की आवाम की यही डिमांड है, केयर टेकर गवर्नमेंट। क्योंकि आखिरी दो जो इलेक्शंस हुए हैं शेख हसीना की हुकूमत के अंडर, जिसमें वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, इन इलेक्शंस में शेख हसीना की हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, सिर्फ बांग्लादेश की आवाम और पार्टीज की तरफ से नहीं बल्कि इंटरनेशनली। बहरहाल शेख हसीना की हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, ये एक गैर कानूनी डिमांड है। बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनका मकसद है बांग्लादेश की तेजी से होती हुई तरक्की को रोकना। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि शेख हसीना की तरफ से अमेरिका पर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है और क्या ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम है या इसमें हकीकत भी है। तो देखें, पिछले कुछ वक्त से अमेरिका बांग्लादेश के मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की एलिट फोर्स RAB इसके 7 सीनियर ऑफिसर्स पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के इल्ज़ाम में सेक्शंस लगाए। अभी कुछ महीने पहले अमेरिका ने वीज़ा पॉलिसी अनाउंस की जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी शख्स ने बांग्लादेश के इलेक्शंस में टांग अड़ाई तो अमेरिका उन पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। और तो और इस साल होने वाली 2 डेमोक्रेसी मीटिंग्स में भी बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से नहीं बुलाया गया। अब मज़े की बात तो ये है कि इन मीटिंग्स में पाकिस्तान तक को बुलाया गया था, एक ऐसा मुल्क जिसे पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक ऐसी हुकूमत चला रही है जिस पर लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से कुछ तो जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। और अगर हम तारीख को देखें ना तो सच में बहुत दफ़ा अमेरिका ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बातें करके वो लोग या वो हुकूमतें जो इसको पसंद नहीं हैं वो गिराने की कोशिश की है। लिबिया, इराक, ईरान, जहाँ पर कोशिश की जा रही है लेकिन गिर नहीं रही, इनकी मिसालें तो आपके सामने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शेख हसीना की हुकूमत की तरफ से ऐसी क्या गलती हो गई है कि अमेरिका की नज़र सिर्फ इसके ऊपर है। तो देखें, इसका सबसे पहला रीज़न तो हो सकता है बांग्लादेश की तेज़ी से होती हुई तरक्की। क्योंकि अगर कोई बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा हो ना तो आप उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 2, चाइना। शेख हसीना की हुकूमत में चाइना और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। चाइना बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑल्थो इंडिया और बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात होने की वजह से बांग्लादेश काफ़ी संभल कर कदम रख रहा है। लेकिन छुपके ही छुपके 2 दिल तो मिल रहे हैं ना। बहरहाल तीसरा और आखिरी रीज़न है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। देखें, जितना भी ये कह लें कि अमेरिका जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का काफ़ी बुरा हाल है। आज के वक्त में बांग्लादेश का रैंक वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में आज़ादी राय में 180 कंट्रीज में से 163 है, पाकिस्तान से भी 13 नंबर आगे। तो फिर आप सोच लें कि भाई बांग्लादेश में लोगों का क्या हाल होगा। 2018 में बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर टेररिज्म, हेट स्पीच, फॉल्स न्यूज़ और नामुनासिब मवाद को रोकने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से एक कानून बनाया गया, जिसके तहत पुलिस बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी की भी तलाशी ले सकती है। कोई भी चीज़ अगर हुकूमत की नज़र में गलत हो या नामुनासिब हो तो 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अब डेफिनेटली जो चीज़ हुकूमत को पसंद नहीं आएगी वो या तो गलत होगी या नामुनासिब होगी, और ऐसा ही कुछ हुआ है। पिछले तकरीबन 4 सालों में इस कानून के तहत 280 जर्नलिस्ट और 300 पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस चलाए गए। वैसे मैं यहाँ ये भी ऐड करता चलूँ कि बांग्लादेश में शुरू से ही लोगों को कोई इतनी ज़्यादा आज़ादी राय नहीं दी गई है, और ये जो आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ लड़ रही है ना लोगों की आज़ादी राय के लिए, इसने खुद अपने वक्त में भी अपने खिलाफ बोलने वालों को कोई फूल नहीं दिए, बल्कि इनके वक्त में भी ह्यूमन राइट्स का काफ़ी बुरा हाल था। लेकिन एटलीस्ट इन्होंने अपनी अपोजिशन की, अपने लोगों की इतनी बात तो रखी कि एक म्यूचुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक म्यूचुअल पार्टी होनी चाहिए जिसकी निगरानी में इलेक्शंस हों। फिर बल्ले ही ये बात जानना भी ज़रूरी है कि इसी केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से बांग्लादेश में 2 सालों तक 2006 से 2008 तक पॉलिटिकल क्राइसिस रहे। बांग्लादेश आर्मी ने कोप डिटेक्ट करके अपनी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई और इसे अवामी लीग ने भी सपोर्ट किया। जी हाँ, फखरुद्दीन अहमद जिसे आर्मी ने बिठाया था, इसे अवामी लीग सपोर्ट कर रही थी। बहरहाल अब ये जो भी हुआ ना 2006 से 2008 के दरमियान, ये एक बड़ा रीज़न था
केयरटेकर गवर्नमेंट को ख़त्म करने का। पर देखा जाए ना तो ये जो भी हुआ, जैसा कि हमने जाना, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की गलती थी, लेकिन सज़ा भुगत रही है बांग्लादेश की आवाम। और लग ये रहा है कि अब की बार तो आवाम की बस हो गई है और इस दफ़ा तो अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट दी जा रही है, भले इसके पीछे जो भी रीजंस हो। तो अगर इलेक्शंस में जो ये जनवरी 2024 में होने जा रहे हैं, इसमें अगर इस दफ़ा धांधली हुई ना तो बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा मसलों में गिर सकता है। शेख हसीना अगर दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो गई ना तो वो पहले की तरह हुकूमत नहीं कर पाएंगी। हाँ, अगर ये कुछ भी तरह अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाएं, अमेरिका को खामोश कर दें, तो शायद हालात मुख्तलिफ हो जाएं। पर जो भी हो, ये जो बचा हुआ साल है, कम से कम ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है बांग्लादेश के लिए। उम्मीद है, दुआ है, ऐसा कुछ भी ना हो। और इन्हीं दुआओं और उम्मीदों के साथ अपनी आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ। इन दैन आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।